Hey guys, I am Priyanshu and you have started watching your beautiful learning channel Arise for Rise। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी है, बेसिक है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। अब क्योंकि ये तुम्हारी क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इस चैप्टर को तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे वाले जितने भी चैप्टर रहेंगे उसको पढ़ने में तुम्हें और ज़्यादा मजा आएगा। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका मतलब क्या है। देखो, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती हैं जिसमें कोई दो या दो से ज़्यादा केमिकल आपस में मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और केमिकल इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस क्या है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जब हम सिंबल के थ्रू मैथमेटिकली उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इक्वेशंस कहते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कभी भी अगर दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसकी एक और हम डिफिनेशन जान लेते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज और फॉर्म। ऐसी प्रोसेस जिसमें नए नए सब्सटेंस बनते हैं और वो जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो नई रहती है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव्स MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है MgO। अब देखो, यहाँ पे मैंने बोला है कि न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज और फॉर्म। अब देखो, यहाँ पे Mg और ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करे तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक नया सब्सटेंस है, नया केमिकल है ना। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से भी अलग है और ऑक्सीजन से भी अलग है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है नया, उसकी प्रॉपर्टीज भी इन दोनों से डिफरेंट है। इसकी एक और हम डिफिनीशन जान लेते हैं कि द प्रोसेस इन विच substances loses its identity and nature and forms a new substance with different property and identity। ये इसकी तीसरी डिफिनीशन हो गई। और देखो, एक चीज़ ये याद रख लेना कि कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कोई भी नया एटम ना ही कोई नया एलिमेंट बनता है। अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आयरन बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मैग्नीशियम ही रहेगा और ऑक्सीजन ही रहेगा। आयरन, कॉपर, जिंक और कार्बन ये सब कुछ भी नहीं आएगा। जो सब्सटेंस यहाँ पे रहेगा, जो एलिमेंट यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे भी रहेगा। देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना तो जो पहले से उनके में बॉन्ड बने रहते हैं, जो पहले से बॉन्ड बने रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और जब नए बॉन्ड बनते हैं तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे जब ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, ऑक्सीजन का जब बॉन्ड टूटा होगा और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना होगा, टूटने के बाद जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में बॉन्ड बना होगा तब जाके हमारा ये प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, देखो आगे हमारे पास दो और टर्म्स आते हैं जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। ये जो दोनों टर्म हैं ये तुम्हें पूरी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए इसे अच्छे से समझो। देखो, रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी नया सब्सटेंस बनता है हमारा केमिकल रिएक्शन में, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज कि हमारा वही जो पहला वाला एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कि 2Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, 2 मोल्स ऑफ MgO। ठीक है, तो देखो एरो, ये जो एरो है
इसके लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा रिएक्टेंट। क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा। यही दोनों जो है, दोनों जो हमारे सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये जो नया सब्सटेंस है ये बन रहा है। तो ये जो सब्सटेंस नया बन रहा है इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो एरो के लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो हमारा होगा रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड में जो होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनेगा वो होगा प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे वो क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा। देखो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऐसे बहुत से प्रोसेस देखते हैं जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि लोहे पे जो जंग लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा हमारा हो गया डाइजेशन जो हमारे पेट में होती है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। तुमने ये लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें पढ़ा भी होगा। और हमारा जो दही जो बनती है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फूड बनता है। ठीक है, या जो फल पकते हैं वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो ऐसे तमाम ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नीशियम है उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसके पहले हम उसे साफ़ क्यों करते हैं, उसे हम सैंड पेपर से साफ़ क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तुम्हारा भी जब कोई भी क्लास में टेस्ट होगा या बोर्ड्स के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो देखो इसका आंसर क्या है, जो मैग्नीशियम है, मान लीजिए मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप है। ठीक है, जब हम, और मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम जो है एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या करती है, तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आसपास एयर प्रेजेंट है। तो अब ये क्या करती है, एयर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है। किसकी लेयर बना देती है, तो ये बनाती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो इसके ऊपर जब एक लेयर बन गई बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो क्या होगा, जब हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी मैग्नीशियम का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसे मैग्नीशियम को सैंड पेपर से एक बार हमें पोंछ लेना चाहिए, अच्छे से इसे क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखो 5 हैं। पहला क्या है, इवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो उसमें गैस बनेगी, उसमें मतलब गैस निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल में। या तो उसके जो टेम्परेचर है उसमें चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर जो कलर है, जो सब्सटेंस का कलर है उसमें चेंज होगा, या फिर उनके स्टेट में चेंज होगा। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो उसमें चेंज होगा। देखो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो जब जेडन मतलब जिंक जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करता है जेडन जिंक, तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है और बनता है H2। H2 क्या है, H2 है हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गैस बनी, तो ये होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैस का एग्जांपल। दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस रहता है, जब नीचे कुछ सब्सटेंस बच जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। तो इसका एग्जांपल जो है वो है 2Ki रिएक्ट विथ PbNO3 of whole twice gives PbI2 plus K 2KNO3। देखो यहाँ पे जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है हमारा लेड नाइट्रेट के साथ, तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है प्लस KNO3 बनता है। यहाँ पे ये देखो, ये जो PbI2 है वो प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल। ऐसे ही अगला चेंज इन टेम्परेचर, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
देखो कैल्शियम हाइड्राइड ये क्या है, जब हम इसका एग्जांपल देखो, जब हम चूना जो होता है उसको हम पानी में डालते हैं तो वहाँ से हीट निकलती है ना, वो गर्म हो जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर का। अगला हमारा चेंज इन कलर, इसका एग्जांपल है 2 मोल ऑफ सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड टू गिव Ag2S+S2। देखो यहाँ पे ये जो सिल्वर है वो इनिशियली होता है वाइट कलर का, जब ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो ये बना रहा है Ag2S। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे पहले वाइट था अब यहाँ पे ब्लैक हो गया। और यहाँ पे तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी बन रहा है, तो ये इसका भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने में चेंज इन कलर हो तो सारे में हाइड्रोजन गैस निकले या कोई गैस निकले, ऐसा जरूरी नहीं है, बस इसमें ऐसा आ गया तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। यहाँ पे चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, जैसे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो गैस में बन जाता है ना, पानी भाप में बनता है तो वो गैस है, तो यहाँ लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो जाएगा। अब तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या होगी। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब भी कभी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप की होती है। पहला जो होता है हमारा वो वर्ड इक्वेशन होता है, पहला होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, दो टाइप की होता है, पहला होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है सिंबॉलिक इक्वेशन। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि इसे हम वर्ड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है। तो हमारा वही जो एग्जांपल था जो मैग्नीशियम वाला था कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसी को हम देखते हैं। देखो वर्ड में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम reacts with oxygen. Magnesium reacts with oxygen to give या to form magnesium oxide। ठीक है, तो ये इसका वर्ड फॉर्म में इसका इक्वेशन हो गया कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Mg मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो दोनों बात सेम लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही छोटे में हम इसको लिख ले रहे हैं। इससे भी वही हमें जानकारी मिल रही है जो इसको पढ़ के मिल रही है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम या तो इतना बड़ा लिखें या तो छोटे में हम ऐसे लिख दें तो दोनों ही सही है, लेकिन ये वाला जो तरीका है वो ज्यादा अच्छा है, आसानी से हम इसको छोटे में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन, ये हो गया हमारा सिंबॉलिक इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली सिंबल्स के थ्रू या उसके फॉर्मूला के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को तो वो होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमारा दो टाइप का होता है, वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड में हम कैसे ऐसे लिखते हैं और सिंबॉलिक में हम इसे डायरेक्ट ऐसे करके शॉर्ट में लिख देते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हमारा वर्ड फॉर्म में और दूसरा होता है हमारा सिंबॉलिक। तो अब केमिकल रिएक्शन के दो टाइप और होते हैं, ये दूसरे बेसिस पे इसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो देखो कौन कौन से दो टाइप होते हैं।
तो पहला होता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन और जो दूसरा होता है वो होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो ऐसे केमिकल इक्वेशन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि जो भी नंबर ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट का रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट में, दोनों में बराबर हो। अभी एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो देखो अनबैलेंस क्या होता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसपे अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं। किसी भी एलिमेंट का जब नंबर अलग अलग हो, जब नंबर ऑफ एटम उसके अलग अलग हो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, तो हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मान लो हमने लिखा कि Mg रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव MgO। अब देखो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे? तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 है। यहाँ पे 1 Mg है, लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 1 है। चलो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूँ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो एटम है वो कितना है? 2 है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना है? यहाँ पे सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पे इसका नंबर जो है अनइक्वल है। ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। लेकिन अगर हमें इसे ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है तो कैसे करेंगे? बस हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। कैसे? तो देखो यहाँ पे कितने Mg है? 2 Mg है, 2 एटम Mg का। यहाँ पे कितने हैं Mg का? यहाँ पे 2 एटम है। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे कितने हैं? एक ये, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन के एटम, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 Mg, यहाँ पे भी 2 Mg। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को उसमें कुछ चेंजेस करके, उसमें मल्टीप्लाई करके हम उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बना सकते हैं। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि अगर कभी भी मान लो लिखा है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ऐसा अगर लिखा है, या ऐसे ही मान लो कोई अलग एग्जांपल लिखा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। 3 से कर दें, 4 से कर दें, 5 से कर दें, 6 से कर दें, मतलब किसी भी नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे या तो फिर हम यहाँ पे कर दें मल्टीप्लाई, 5 लिख दें, 6 लिख दें, 10 लिख दें, कुछ भी लिख दें, या तो यहाँ पे लिख दें या तो यहाँ पे लिख दें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हम इसके बीच में यहाँ पे Mg2 या ऐसा कुछ भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बीच में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और ना ही यहाँ लास्ट में करेंगे। कि अगर मान लो यहाँ पे Mg1 है, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है, तो हम यहाँ पे 2 लगा दें। ऐसा नहीं होता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, तो या तो यहाँ पे करेंगे, या तो यहाँ पे करेंगे, या तो यहाँ पे करेंगे। मतलब कि स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बीच में या उसके लास्ट में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा, और केमिकल इक्वेशन के जो दोनों टाइप हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी तुम्हें समझ में आया होगा। मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें बैलेंसिंग तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो उस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है? वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? ऐसे भी तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे भी हो रहा है, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन हमें उससे बैलेंस करना जरूरी क्यों है? तो देखो इसका आंसर है कि हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व रहेगा, वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही नया मास बनेगा। ये लॉ कहता है। इसका मतलब कि द मास ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू
द मास ऑफ एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट। मतलब कि अगर कोई एक एलिमेंट अगर रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो उसका जो मास है वही उसका मास प्रोडक्ट में भी रहना चाहिए। मीन्स कि इनिशियल मास ऑफ सब्सटेंस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मास ऑफ द सब्सटेंस। देखो किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे? तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा था जब Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है, ये मैंने लिखा था। मान लो यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ, मैंने ये लिखा था, ठीक है। तो अगर मैं इसके फिजिकल स्टेट्स को दिखा दूँ, जैसे कि अगर ये सॉलिड है तो S लिख दूँ, लिक्विड है तो L लिख दूँ, गैस है तो G लिख दूँ। तो अगर मैं ऐसे इसमें यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ ऐसे, तो ये और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जा रहा है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पे G लिख दूँ छोटा सा, तो ये इससे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जा रहा है। तो अगर मैं उसके फिजिकल स्टेट को यहाँ पे दिखा दूँ तो ये और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। जैसे देखो एक और एग्जांपल मैं लिख दूँ, अगर यहाँ पे Zn reacts with HCl to give ZnCl plus H2। मान लो अगर यहाँ पे मैं ये लिख दिया हूँ, एक ये अलग केमिकल इक्वेशन है कि Zn रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और बना रहा है ZnCl plus H2। तो देखो यहाँ पे Zn कैसा है, Zn मतलब जिंक कैसा है, सॉलिड है। इससे हमें इसके फिजिकल स्टेट के बारे में पता चला कि जिंक कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। ये जो HCl है वो क्या है, तो इसे हम लिए डाइल्यूट को हम DIL डॉट से लिखते हैं। डाइल्यूट का क्या मतलब है कि इसमें ये जो HCl है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ये तो पता है तुम लोगों को कि बहुत, अगर उसे छू भी दो तो जल जाएगा हाथ। तो उसमें जब हम पानी मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है और डाइल्यूट हो जाता है। तो उसे हम DIL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइल्यूट HCl जब हम लेंगे, और यहाँ पे ZnCl कैसा है, ZnCl है यहाँ पे एक्वस फॉर्म में। एक्वस तुमने पढ़ा भी होगा, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है मतलब कि वाटर में है। ZnCl किस में है, वाटर में है, एक्वस फॉर्म में। और ये जो H2 है यहाँ पे अगर हम गैस लिख दें, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इससे हमें इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पता चल रहा है कि यहाँ पे जो Zn है वो सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे जो HCl है वो डाइल्यूट है, यहाँ पे जो ZnCl है वो एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे जो H2 है वो गैस में है। तो इससे हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जा रही है। यही जो मैंने पहले लिखा था, Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl प्लस H2, इससे हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही जितनी इस इक्वेशन से पता चल जा रही है कि यहाँ पे Zn कैसा सॉलिड है, HCl डाइल्यूट है, और ZnCl एक्वस है, और H2 जो है हमारा गैस है। तो देखो अब तक हमने इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसको कवर कर लिया है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो अब वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए यहीं पे मैं वीडियो को रोकता हूँ, और इसके जो वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा वहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इन सब के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर ये इतना पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और ये जो जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उसका नोट्स तुम्हें एक वीडियो में मिल जाएगा, एक शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, जिस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो वहाँ से तुम चाहो तो नोट्स भी इस लेक्चर के ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।